22 जुलाई 1991 की रात अमेरिका के मिलवॉकी शहर की एक सुनसान सड़क पर एक आदमी बदहवस हालत में भाग रहा था। उसकी सांसें फूली हुई थी, चेहरे पर एक अजीब सी दहशत थी और उसके एक हाथ में एक हैंडकफ लटक रहा था। जब पुलिस पेट्रोल कार ने उसको रोका तो उसने एक ऐसी कहानी बताई जिसे सुनकर कोई भी उस पर शक ही करेगा। उसने बताया कि एक आदमी ने उसको मारने की कोशिश की है। पुलिस उस घबराए हुए आदमी के साथ एक अपार्टमेंट में गई जिसका नंबर था 213। जैसे ही पुलिस ने दरवाजा खोला, अंदर एक बहुत अजीब सी सड़ी हुई सी बदबू आ रही थी। पर अपार्टमेंट में रहने वाला जो शख्स था उसके चेहरे पर कोई भी कश्मकश या फिर सिकंज नहीं थी। वो बंदा एकदम शांत था। उसने गेट खोला और बहुत पोलाइटली पुलिस को अंदर आने दिया। एक ऑफिसर की नज़र बेड के पास रखी एक ड्रॉअर पर पड़ी जिसमें कुछ पोलराइड फोटोज थी। जब उस ऑफिसर ने वो फोटोज देखी तो उसके होश उड़ गए। उन तस्वीरों में कटे हुए इंसानी जिस्म थे और जब उन्होंने वहां रखा फ्रिज खोला तो हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा शॉकिंग ट्रू क्राइम केस दुनिया के सामने आ पाया। ये कहानी सिर्फ एक किलर की नहीं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी के उस अंधेरे हिस्से की कहानी है जहां एक इंसान बाहर से तो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा होता है, तुम्हारी और मेरी तरह बिल्कुल पोलाइट और शांत दिखाई दे रहा होता है, पर उसके दिमाग के अंदर कुछ ऐसा चल रहा होता है जिसका अंदाजा आसपास रहने वालों को कभी होता भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ जेफरी डामर की, एक ऐसा नाम जिसके बारे में पढ़ते वक्त एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट भी हैरान रह गए। आखिर एक आम सा दिखने वाला लड़का जिसका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड था ही नहीं, वो इस हद तक कैसे पहुंच गया। ये कहानी शुरू होती है सन 1960 से। जेफरी का बचपन किसी भी नॉर्मल बच्चे जैसा ही था। धीरे धीरे उसके अंदर एक जैसे बच्चे खेलते कूदते हैं बड़े होते हैं बिल्कुल वैसा सही। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर एक अजीब सा आइसोलेशन आने लगा। वो बहुत चुपचाप रहने लगा और उसे मरे हुए जानवरों की बोन्स कलेक्ट करने का शौक सा हो गया था। वो सड़क पर मरे हुए जानवरों को घर ले आता और उनकी बोन्स को केमिकल में डालकर प्रिजर्व करता था। उस वक्त लोगों को लगा कि शायद ये साइंस में इंटरेस्ट लेने वाला एक अजीब सा बच्चा है। उसके पेरेंट्स की आपस में लड़ाई होती रहती थी और जब वो 18 साल का था तो उसका पूरा परिवार बिखर गया। उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया और वो उस बड़े से घर में बिल्कुल अकेला रह गया। यहीं से कहानी एक अजीब मोड़ लेती है। 1978 की गर्मियों का वक्त था। जेफरी हाई स्कूल से ग्रेजुएट हो चुका था। एक दिन उसे सड़क पर एक 18 साल का लड़का मिला जिसका नाम स्टीफन हिक्स था। हिक्स हिच हाइकिंग कर रहा था। जेफरी ने उसे लिफ्ट दी और बियर पीने के लिए अपने घर पर बुलाया। सब बहुत ज़्यादा नॉर्मल चल रहा था। दोनों ने बातें की, म्यूज़िक सुना, लेकिन जब हिक्स ने वहाँ से जाने की बात की तो जेफरी के दिमाग में कुछ हुआ। एक अजीब सा डर सा, एक अकेलापन सा या कंट्रोल खोने की बेचैनी सी आने लग गई। उसने पीछे से हिक्स पर हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। ये जेफरी का पहला मर्डर था। उसने एविडेंस को छुपाने के लिए बॉडी को डिस्पोज कर दिया और फिर वापस एक नॉर्मल जिंदगी जीने की एक्टिंग करने लग गया। अब शायद से इस पॉइंट पे तुम लोगों को ऐसा लग सकता है कि एक बंदे ने किसी का मर्डर कर दिया एंड पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, वो बंदा लॉस्ट हो गया, उसकी कोई रिपोर्ट्स भी नहीं आई, तो जेफरी पकड़ा क्यों नहीं गया भला? तो सच तो ये है कि 1978 के बाद करीब एक डिकेड तक, यानी कि एक 25 ईयर्स के गैप तक जेफरी ने किसी को नुकसान पहुंचाया ही नहीं। उसने आर्मी ज्वाइन की, वहाँ से निकाला गया और फिर अपने दादी के घर विस्कॉन्सिन में शिफ्ट हो गया। पर उसके दिमाग के अंदर का अंधेरा ख़त्म नहीं हुआ था, बस थोड़ी देर के लिए शांत बैठ गया था। साल 1987 में उसने अपने दूसरे मर्डर को अंजाम दिया और इसके बाद वो रुका ही नहीं। ओके, सोचो तुम वहाँ पे हो एंड ऑनेस्टली अगर तुम वहाँ पे हो उसके साथ, जेफरी के साथ, तो तुम्हें कभी भी उस पर शक नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो रात के वक्त क्लब्स, बस स्टॉप्स या मॉल्स में भटकता रहता था। दिन के टाइम पे वो एक आम आदमी होता था। वो लड़कों को अप्रोच करता, उनको पैसे देकर अपने घर फोटो खिंचवाने या ड्रिंक करने के लिए बुलाता। उसकी आवाज़ और बिहेव करने के तरीके में एक ऐसी कामनेस थी, एक ऐसी शांति थी जो सामने वाले को कंफर्ट फील करवाती थी। अपार्टमेंट में आने के बाद वो उनकी ड्रिंक्स में हैवी स्लीपिंग पिल्स और ड्रग्स मिला देता था। जैसे ही विक्टिम बेहोश होता था, जेफरी अपना शिकार कर लेता था और उनको मार देता था। पर मर्डर उसकी आखिरी मंजिल नहीं थी। अगर हम साइकेट्रिक रिकॉर्ड्स और रिसर्च पेपर को देखें तो जेफरी डामर का केस बाकी सीरियल किलर से बहुत ज़्यादा अलग है।
वो पैसे, बदला या गुस्से के लिए किसी को भी नहीं मार रहा था। ट्रायल के वक्त डॉक्टर्स ने नोट किया कि जेफरी को बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर और स्क्रिजोटिपिकल पर्सनालिटी डिसऑर्डर था। उसके अंदर अबंडनमेंट का एक डीप रूटेड डर था, यानी कि उसको इस चीज से डर लगता था कि लोग उसको छोड़ के चले जाएंगे, वो अकेला रह जाएगा। एंड इसी सोच के चलते वो अपने विक्टिम्स को अपने पास हमेशा के लिए रखना चाहता था। उसका मानना था कि उनको मारकर उनके बॉडी पार्ट्स को अपने पास रखकर वो उन्हें कभी खुद से दूर नहीं होने देगा। उसने एक ऐसी दुनिया बना ली थी जिसमें उसका एब्सोल्यूट कंट्रोल था। वो कभी भी अबेंडन हो ही नहीं सकता था उसके हिसाब से। उसने एक ऐसी चीज ट्राई की जिसे सुनकर इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। वो चाहता था कि उसके विक्टिम जिंदा रहें, पर उनकी अपनी कोई मर्जी ना हो। उसने विक्टिम के बेहोश होने पर उनके स्कल में ड्रिल करके दिमाग में एसिड और बॉइलिंग वाटर इंजेक्ट करने की कोशिश भी करी थी। आई नो इट साउंड्स टोटली ग्रॉस, ये बहुत ज़्यादा गंदा साउंड करता है, बट उसने ऐसा ही करा था। और उसने ये सब इस उम्मीद में किया था कि वो उसके माइंडलेस ज़ॉम्बी कंपेनियंस बन जाएंगे। ये एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए, जिसके बाद वो उन्हें मार देता था। उसका अपार्टमेंट 213 एक कब्रिस्तान बन चुका था। अब इस कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब जुलाई 1991 तक आसपास के लोगों को उसके घर से आने वाली सड़ी हुई सी स्मेल से शक होने लगे। जेफरी हमेशा बहाना बना देता था कि उसके फ्रिज का कंप्रेसर खराब हो गया है या मीट सड़ चुका है। लोग उसकी बातों पर यकीन भी कर लेते थे क्योंकि एज आई टोल्ड वो बहुत सीधा साधा इंसान दिखता था एंड उसकी बातों में एक अलग ही कामनेस होती थी। सो या लोग उस पर इजीली ट्रस्ट कर लेते थे। लेकिन 22 जुलाई को ट्रेसी एडवर्ड्स नाम के एक औरत ने, जिसे जेफरी ने बिल्कुल वही स्लीपिंग पिल्स दी थी, किसी तरह जिंदा बच निकलने में कामयाब हो जाती है और पुलिस तक पहुंच जाती है। इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंस सामने आए वो हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग डॉक्यूमेंट्स में से थे। पुलिस को वहाँ से 7 स्कल्स, ह्यूमन हार्ट्स और एक बड़ा सा ब्लू एसिड ड्रम मिला जिसमें वो बॉडीज़ को डिस्पोज करता था। जब उसे अरेस्ट किया गया तो उसने भागने की या बचाव की कोई कोशिश नहीं करी। वो बिल्कुल शांत था। उसने पुलिस को सारी बातें डिटेल में बताई, एक एक मर्डर का कन्फेशन ऐसे दिया जैसे वो किसी को अपना डेली रूटीन के बारे में बता रहा हूँ। टोटल 17 लोगों का मर्डर उसने कबूल करा। ट्रायल के वक्त एक बहुत बड़ी डिबेट शुरू हुई। डिफेंस लॉयर्स ने कहा कि जेफरी लीगली इंसेन है। उनका लॉजिक था कि जो इंसान अपने घर में कटे हुए सिर और एसिड बैरल्स रखता हो वो नॉर्मल भला कैसे हो सकता है। पर कोर्ट के सामने एक्सपर्ट्स ने सबूत रखे कि डामर को ठीक और गलत का फर्क मालूम था। जब पुलिस आती थी वो एविडेंस छुपाता था। वो अपने बचाव के लिए लॉजिकल झूठ भी बोलता था। इसका मतलब उसको रियलिटी पता थी। कोर्ट ने उसे लीगली सेन माना, यानी कि होशो हवास में किए गए क्राइम्स को अंजाम दिया गया माना, और 15 कंसेक्यूटिव लाइफ सेंटेंसेस की सज़ा सुनाई क्योंकि उस स्टेट में डेथ पेनल्टी अलाउड नहीं थी। प्रिजन में जाने के कुछ साल बाद, यानी कि 28 नवंबर 1994 को, एक और इनमेट जिसका नाम था क्रिस्टोफर स्कैवर ने जेफरी डैमर की पीट पीट कर जान ले ली। उसकी मौत के साथ ही ट्रू क्राइम स्टोरी का एक सबसे डार्क चैप्टर क्लोज हो गया। पर आज तक साइकोलॉजी और क्रिमिनल एक्सपर्ट इस केस को स्टडी करते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन हमारे आगे एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जिसका जवाब काफ़ी मुश्किल है। हम अक्सर सोचते हैं कि मॉन्स्टर्स अंधेरे में रहते हैं या रात के सन्नाटे में छुपकर आते हैं, पर जेफरी की कहानी बताती है कि सबसे गहरा अंधेरा किसी के दिमाग के अंदर का हो सकता है, और शायद वो तुम्हारे सामने खड़ा होकर मुस्कुराता हुआ तुम्हें हेलो बोल रहा होगा, पर तुम्हें ये कभी नहीं पता चलेगा कि उसके दिमाग में क्या छुपा हुआ है। सो हे गाइस, मैं हूं प्रिंस। ये थी वीडियो अबाउट द ग्रेट केस ऑफ जेफरी डामर। ये केस बहुत ज़्यादा डार्क था। आई नो मैंने इसके ज़्यादा डार्क केसेस कवर करे नहीं है कॉज ऑब्वियसली यूट्यूब अलाउड नहीं करता एट पॉइंट। सो यप, दैट वाज इट। अगर तुम्हें इस पे पूरी वीडियो चाहिए फुल फ्लेज्ड जो कि एक्चुअल में डार्क हो, तो मेक श्योर यू कमेंट डामर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो वीडियो कहीं भी पसंद आई हो तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और बगल वाले बेल बटन को ऑल पे सेट कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें सबसे पहले मिल जाए। सो मैं लेता हूँ विदा। यही थी आज की वीडियो। मिलूंगा तुम लोगों से किसी नए वीडियो में, एक नए किस्से, एक नए स्टोरी, एक नए मिस्ट्री के साथ। तब तक स्टे क्यूरियस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।